तो बैटल थ्रू दी हेवंस के एक और मजेदार से एपिसोड में आपका स्वागत है। और ये वाला एक्सप्लेनेशन सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें जिया और जियान दोनों जलवे दिखाने वाले हैं। अब हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फंगयान और उन दोनों एल्डर्स की चिड़िया फंस गई थी जियान के चंगुल में। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उस फायर फिनिक्स की, जिसे इन तीनों ने अपनी पूरी बॉडी की द्विकी से बनाया था। अभी फंगयान और बाकी के दोनों एल्डर्स की नजरें काफी ज्यादा डल हो गई थी, क्योंकि जियान के फायर नेट ने उनकी चिड़िया को तोड़ मरोड़ के एकदम छोटा कर दिया था। फिर जब जियान ये कहता है कि आज वो इनकी फ्लेम को कैप्चर करने वाला है, जिसके बाद तो इनके चेहरे एकदम स्टिफ पड़ गए थे। साथ ही में इन तीनों के चेहरे एकदम लाल होने लगते हैं। फिर एक ग्रग साउंड के साथ खून को मुंह से बाहर फेंक देते हैं। अब सीन ये था कि स्टार फायर फिनिक्स में इनकी पूरी एनर्जी थी, और ऑफ कोर्स जिसमें इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड एसेंस भी शामिल है, क्योंकि उसी से वो इस फायर वर्ड के साथ एक कनेक्शन रख पाते थे। लेकिन जैसे ही जियान का वो फ्लेम बैरियर अपीयर हुआ था, उनका वो कनेक्शन भी पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है, जिसके साथ डिसअपीयर हो गई थी उनकी वो प्योर द्विकी, जिसे इन तीनों ने कई सालों की प्रैक्टिस के बाद इकट्ठा किया था। अब इसका बस एक सिंपल मतलब होता है कि फंगयान और उन दोनों एल्डर्स की स्ट्रेंथ अब काफी ज्यादा डिक्लाइन होने वाली है। स्पेशली यहाँ पे फंगयान का चेहरा तो एकदम वाइट पड़ गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड एसेंस उसने यूज किया था, और अब उसका वो ओल्ड फेस और भी ज्यादा ओल्ड लगने लगा था। हम देखते हैं उसे अपनी विशेष आंखों से जियान की तरफ घूरते हुए। अब सिचुएशन से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गिव अप करने के मूड में नहीं है, और ऐसा होता भी है, क्योंकि इसने थोड़ी देर बाद हैंड सील्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। फंगयान के इन हैंड सील्स के पीछे गोल ये था कि वो अपनी कनेक्शन को दोबारा से स्टेबलाइज कर सके, पर आखिर इतने बड़े ग्राउंड में तुम इतनी छोटी सी सुई को कैसे ढूंढोगे। वही कुछ सीन हो चुका था फंगयान के ग्रुप का। इस वजह से यहाँ पे फंगयान अपनी पूरी ताकत लगा कनेक्शन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, क्योंकि जियान के उस फिस्ट साइज के फ्लेम वैरियर ने पूरा का पूरा स्पेस को आइसोलेट कर दिया था। तभी हमारा ध्यान जाता है डीमन फ्लेम वैली के एक और एल्डर पे, जो कि अब अंदर से बहुत ज्यादा घबराने लगा था। वो जियान की तरफ अपनी लाल आंखों से देख के कहता है कि बास्टर्ड मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को रिलीज कर दे। लेकिन हमारी जियान की नजरें एकदम काम थी, क्योंकि वो क्लियरली फील कर पा रहा था कि अब फंगयान के ग्रुप का ऑरा काफी ज्यादा वीक हो चुका है। अभी जियान इन्हें ऐसे देख रहा था जैसे ये इडियट्स हों, क्योंकि ये एल्डर ऐसी बात कर रहा था जैसे ये गेम हो। अब इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को खोने के बाद जियान को इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। क्लियरली फंगयान के ग्रुप ने शुरुआत से ही बहुत ज्यादा मूर्खता दिखाई है, क्योंकि ये जियान के रियल हेवली फ्लेम से कम्पीट करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो अपनी इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम को जियान के हाथ में जाके रख देते हैं। क्योंकि अगर इन तीनों ने जियान के खिलाफ अपनी इस फ्लेम का यूज नहीं किया होता, तो यहाँ पे जियान इन्हें इतनी आसानी से सप्रेस नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर जियान को यूज करनी पड़ती अपनी दो टेक्निक्स, जिसमें उसकी भी द्विकी काफी ज्यादा अमाउंट में एग्जॉस्ट होती, और अगर उसके बाद भी वो इन तीनों को हरा देता है, तब भी जियान की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं रहने वाली थी। लेकिन यहाँ पे तो जियान इन लोगों के साथ खेल रहा था, जिस खेल में इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लेम फंस चुकी है। तभी हमारा ध्यान जाता है फंगयान पे, जो कि एक गहरी सी सांस लेने के बाद अपने गुस्से को सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है। वो जियान की तरफ देख के हंस के कहता है कि सच में चीफ शाओ की इस हेवनली फ्लेम का कोई सामना नहीं कर सकता। इस बार लगता है हम तीनों एल्डर्स ने गलत इंसान से पंगा ले लिया, और ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम हमारी द्विकी से बनी हुई है, तो इसे ट्रैप करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ समय बाद ही अपने आप नेचर में डिस्पर्स हो जाएगी। वो कहता है क्यों ना हम ऐसा करें, अगर चीफ शाह हमारी ये फ्लेम वापस कर देते हैं, तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी डीमन फ्लेम वैली इस मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगी, जिससे आपके लिए इस बोधिसत्व बॉय ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को सेफ रखना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान पे, जो फंगयान को देख के हंसने लगता है। वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि फर्स्ट एल्डर फंगयान, मैं और आप दोनों ही समझते हैं इस सिचुएशन को, तो यहाँ पे छोटे बच्चों जैसी बातें करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम आपको रिटर्न कर देता हूँ, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप डीमन फ्लेम वैली को लेकर यहाँ से चले जाओगे। और दूसरी बात यह कि क्योंकि सिचुएशन मेरी कंट्रोल में है, तो तुम्हारे रहने या जाने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। जियान की ये बातें सुन के फंगयान के फेस की वो स्माइल एकदम सॉलिडिफाई हो गई थी। हम उसके चेहरे की नसों को एकदम बल्ज होते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। फंगयान एक डीप आवाज में कहता है कि तो तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि ये फ्लेम तुम्हारे हाथ से कुछ ही देर में डिस्पर्स हो जाएगी, और तुम इस चीज को बस देख ही सकते हो। तो फिर तुम्हारे लिए इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम का क्या यूज है? अगर इसके बदले में तुम्हें और कुछ चाहिए तो तुम अपनी डिमांड रख सकते हो। अब खैर यहाँ पे कोई फंगयान को ब्लेम भी नहीं कर सकता इस तरीके से बातें करने के लिए, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर वो इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को लूज कर देता है, तो इतनी स्ट्रेंथ को दोबारा रिकवर करने में उसे कई साल लग जाएंगे, और शायद उसके बाद वो दोजोंग में कभी ब्रेक थ्रू ना कर पाए। और साथ ही में इन तीनों ने जो ब्लड एसेंस को लूज किया है, वो एक परमानेंट टाइप की इंजरी होती है, जिस वजह से इनका एडवांसमेंट फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और इन तीनों जैसे वाइल्ड कल्टिवेटर्स के लिए तो बिल्कुल टॉर्चर जैसा है। अब भले यहाँ पे फंगयान अपनी कूल को खो नहीं रहा हो, लेकिन हमारा जियान भी बिल्कुल बोला वाला नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे लोगों को मर्सी दिखाने का मतलब है खुद के साथ कुछ गलत करना, क्योंकि ब्लैक कॉर्न रीजन के सारे लोग एक अपनी डार्क साइड को रखते हैं, और वो कब धोखा देते हैं ये किसी को पता नहीं है। जियान ये भी क्लियरली जानता था कि अगर इस फंगयान को ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम दोबारा मिल जाती है, तो वो यहाँ से सिंपली नहीं जाने वाला, बल्कि वो तीनों दोबारा से मिलकर जियान को असैसिनेट करने की कोशिश
करेंगे। बस यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आ जाएगा कि इस बार ये तीनों अपनी इस फ्लेम का यूज नहीं कर रहे होंगे, बल्कि ये करेंगे अपने 2 मेथड्स का। और तब जियान अगर इन्हें हरा भी देता है तब भी जियान को काफी ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी। और अब जियान के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस इकट्ठा हो चुका है तो फिर जियान इतना फूलिश एक्ट कैसे कर सकता है। हम देखते हैं जियान को उस फ्लेम बैरियर को पकड़ते हुए, जिसके बाद वो फंगियान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम की बहुत जरूरत है, तो इस मैटर के रिगार्डिंग फर्स्ट एल्डर आप भूल सकते हो। जियान के ये शब्द सुन के फंगियान का एक्सप्रेशन एकदम ग्लूमी हो गया था और अब उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से विशेष हो गई थी। हम देखते हैं उसे अपनी छाती में एक फिस्ट को मारते हुए, जिससे काफी ज्यादा अमाउंट में खून उसके हाथ में आ जाता है और अब फंगियान के उस हाथ से अजीब सा ग्लो बाहर आ रहा था, जिसके बाद वो उसे वेव करके हैंड सील को बनाना शुरू कर देता है। फंगियान तेजी से चिल्लाता है विड्रॉ, और ये कहने के साथ ही जियान के फ्लेम बैरियर में वो फ्लेम को लगता है कोई सिग्नल मिल गया था, क्योंकि अब वो बहुत ही तेजी से स्ट्रगल करना शुरू कर देती है। अब वो इतनी खतरनाक तरीके से बर्न हो रही थी कि लगता है ये फ्लेम बैरियर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अब अपने फ्लेम बैरियर में ये चेंज देख के जियान का एक्सप्रेशन भी एकदम आइस कोल्ड हो गया था। जियान कहता है लगता है तुम मानने वाले नहीं हो, और ये कहने के साथ ही जियान अपनी फिंगर को फ्लिक कर देता है, जिससे हम एक इनविजिबल फ्लेम को उसके हाथों के ऊपर आते हुए देखते हैं और फाइनली वो इनविजिबल फ्लेम इस फ्लेम बैरियर को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। अब बेचारे फंगियान ने अपनी एसेंस ब्लड का यूज करके थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ पे बना लिया था, पर जियान की इस फॉलन हार्ट फ्लेम की वजह से वो कनेक्शन भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है और उस बैरियर के अंदर जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम थी वो भी अब दोबारा काम हो गई थी। अब इस थोड़े से कनेक्शन को दोबारा से खोने के बाद फंगियान का फेस बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो गया था। तभी हमारा ध्यान जाता है सीधा जियान के ऊपर, जो कि फंगियान को ऐसे देख रहा था जैसे बंदर किसी का केला छुड़ा के देखता है, क्योंकि उसके नेक्स्ट ही मूवमेंट में जियान ने उस फ्लेम को अपने मुंह में डाल लिया था, जिसके बाद जियान इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को गटक लेता है और ये पूरा सीन वो तीनों एल्डर्स एकदम स्टंड होकर देख रहे थे। अब फंगियान को जियान के ये एक्शन से एकदम पागलपन से भरे हुए लगते हैं। वो लड़खड़ाते हुए कहता है कि पागल इंसान, तू हमारी एक्चुअली फ्लेम को खा गया, क्योंकि ये बात तो सबको पता थी कि एक इंसान की अंदर की बॉडी काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है और अगर एक 8 की बॉडी के अंदर भी कोई इस तरीके की चीज चली जाती है तो उसकी हालत भी काफी ज्यादा मिजरेबल हो सकती है। लेकिन जियान ने सबके सामने इतनी डिस्ट्रक्टिव फ्लेम को निगल लिया था। अब इस एक्ट को अगर पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। हम अभी जियान के मुंह से धुएं को बाहर आते हुए देखते हैं, जो कि फंगियान के ग्रुप को एकदम स्माइल के साथ देख रहा था, क्योंकि भले एक इंसान के इंटरनल पार्ट काफी ज्यादा सॉफ्ट और वीक होते हो, लेकिन जियान की इंटरनल बॉडी को ये हेवनली फ्लेम्स प्रोटेक्ट करती थी। बेसिकली हर चीज को रिफाइन तो पहले फॉलन हार्ट फ्लेम और वो ग्रीन लोटस फ्लेम करती है, और अगर कोई सिचुएशन थोड़ी खतरनाक आ जाती है तो जियान मास्टर यालाओ की बोन चिलिंग फ्लेम को भी यूज कर सकता है, और इन तीनों हेवनली फ्लेम्स की वजह से जियान की बॉडी बिल्कुल सेफ थी। अब इस बैटल की सिचुएशन में जियान इस फ्लेम को सॉलो नहीं करना चाहता था, इस वजह से जियान इस फ्लेम को अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है सो दैट ये बाहर की हवा में स्कैटर या फिर डिसअपियर ना हो। अब इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम को स्टोर करने के बाद जियान का ध्यान दोबारा से जाता है उनके ग्रुप के ऊपर। हम जियान की आंखों में भी एक कोल्ड ग्लिंट को देख सकते हैं। अब हालांकि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम को लूज करने के बाद इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जियान इन्हें इतनी आसानी से जाने देगा। जियान अपने हर एक दुश्मन को एलिमिनेट करने में बिलीव रखता था, जिससे फ्यूचर में उसकी फैमिली या उसके लिए कोई ट्रबल क्रिएट ना हो। जियान के इस कोल्ड किलिंग इंटेंट को फील करके फंगियान भी थोड़ा सा चौंक गया था। वो चिल्लाती हुआ कहता है सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर किल हिम। इस समय डीमन फ्लेम वैली के उन दोनों एल्डर्स की स्ट्रेंथ अब 2 स्टार और 3 स्टार 2 अंक पे पहुंच चुकी थी, और जब वो फंगियान का ये ऑर्डर सुनते हैं तो उनके फेस के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए थे, लेकिन फिर भी अपनी शरीर में बची हुई दुखी को मैन्यूवर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर जियान यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होता है तो आज इनकी जान भी नहीं बचने वाली। अब जैसे डीमन फ्लेम वैली के दोनों एल्डर्स जोश में आके आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फंगियान को तुरंत से विड्रॉ करते हुए। भाई ये फंगियान तो सच में 30 मार खान निकला। वहीं पे जियान बड़ी शांति से इन तीनों का ये खेल देख रहा था, जहाँ पे वो दोनों एल्डर्स जियान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी जियान की बॉडी से ग्रीन कलर का फ्लेम पिलर बाहर निकलता है और हमें सुनाई देता है बैंग वाला साउंड। फंगियान जो कि पीछे भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, वो इस हॉट एनर्जी को फील करके एकदम कांपने लगा था, जिसके बाद वो अपने दुई की विंग्स को और भी तेजी से फ्लैप करने लगता है और उसका टारगेट था वो माउंटेन फॉरेस्ट। हम फंगियान की भागते भागते एक आवाज भी सुन सकते हैं। वो कहता है सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, मैं तुम्हारे लिए रिवेंज जरूर लूंगा, क्योंकि मैं जब तक सेक्ट में लौट के अपनी चीफ को ये इन्फॉर्म कर देता हूँ तो फिर इस लड़की की जान कोई नहीं बचा सकता, और जिसके बाद बारी आएगी इसके शाओ गेट की। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि शाओ गेट की एक चींटी भी जिंदा नहीं रहने वाली। खैर उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे तभी उसकी बॉडी एकदम स्टिफ पड़ जाती है। वो अपनी छाती से इतनी ज्यादा खतरनाक पेन को फील करता है जैसे कि वो पूरी तरीके से सफोकेट हो गया हो। खैर इस पेन को जैसे तैसे इंड्योर करके वो अपना सर नीचे को झुकाता है। फंगियान को दिखाई देता है एक हाथ जो कि एक जेड ग्रीन कलर की फ्लेम से कवर्ड था, और इस हाथ ने फंगियान के चेस्ट को एकदम पेनिट्रेट कर दिया था। ये ग्रीन कलर की फ्लेम फंगियान के ब्लड और ऑर्गन्स को एकदम वेपराइज कर रही थी, जिसके बाद उसका धीरे धीरे सर घूम के जाता है पीछे की तरफ। फाइनली अब उसके सामने था एक यंग मैन जिसके चेहरे पे अभी कोई भी इमोशन नहीं था, और इसी विशेष नजर के साथ फंगियान अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वो अपनी आंखें बंद कर रहा था तभी जियान की आवाज उसके कान में आती है। वो कहता है अगर तुम और तुम्हारे कंपेनियंस अपने हैंड
फ्रेंड्स को ज्वाइन करके मुझसे फाइट करते तो शायद मुझे भी तुम तीनों को हराने के लिए अपनी बहुत ज्यादा द्विगी को एग्जॉस्ट करना पड़ता, लेकिन एट दी एंड तुम तीनों बुड्ढे काफी ज्यादा सिली निकले। जब फाइनली फंगियान की जान चली गई थी, हम देखते हैं जियान को एक गहरी सांस लेते हुए। जियान के एक इशारे पे फंगियान की स्टोरेज रिंग उसके हाथ में आ गई थी। अब क्योंकि फंगियान मर चुका था तो उसकी स्टोरेज रिंग के ऊपर उसका इम्प्रिंट भी हट जाता है। इस वजह से जियान की वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आराम से उसमें एंटर कर गई थी और जियान जिस चीज को चाहता था वो उसे फाइनली मिल जाती है। हम देखते हैं जियान के हाथों में एक रेड फ्लेम कलर का स्क्रोल जिसके ऊपर लार्ज कैरेक्टर्स में लिखा हुआ था फ्लेम क्रिएशन स्किल। अब क्योंकि ये फाइनली फ्लेम क्रिएशन स्किल जियान के हाथ में आ गई थी, इस वजह से जियान को भी यहाँ पे रिलैक्स करने का मौका मिलता है। जियान फंगियान की स्टोरेज रिंग को रख के उसकी बॉडी को दूर फेंक देता है। स्पेशली इस बैटल के बाद जियान का इस फ्लेम क्रिएशन स्किल में इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब वैसे तो इस डो टेक्निक का नाम काफी ज्यादा कॉमन था क्योंकि जियान ने ऐसे कई नामों की स्किल ऑलरेडी देख रखी है, लेकिन सच में जियान ने जितनी भी वो स्किल्स देख रखी थी, डीमन फ्लेम वैली की ये फ्लेम क्रिएशन स्किल उन सबसे सुपीरियर थी। क्योंकि भले इससे क्रिएट करी हुई एक फेक हेवनली फ्लेम रियल हेवनली फ्लेम से कंपेरेबल न हो, लेकिन वो ऑर्डिनरी फ्लेम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ऑफ कोर्स जियान को यहाँ पे फ्लेम को बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जियान को जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था वो थी इसकी कंट्रोलिंग एबिलिटी। जियान ने डिटेक्ट कर लिया था कि फंगियान के ग्रुप की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन वो अपनी फ्लेम को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते थे जिससे वो एक स्टार फायर फिनिक्स में कन्वर्ट हो गई थी। इससे हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि इस फ्लेम क्रिएशन स्किल की कंट्रोलिंग एबिलिटी कितनी ज्यादा खतरनाक है। और अगर जियान इस डो टेक्निक को अच्छे से सीख जाता है तो उसकी हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने वाली एबिलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाली है। खैर फंगियान के तीनों को ग्रुप को फिनिश करने के बाद जियान का ध्यान जाता है बैटल ग्राउंड पे। जियान ने जैसे ही नीचे देखा था, आसमान से हमें एक मफल्ड साउंड सुनाई देता है जिसने जियान की नजर को ऊपर की तरफ खींच लिया था। जियान जब ऊपर देखता है तो उसे सुनाई देता है एक बैंग वाला साउंड। ये वही जगह थी जहाँ पे हमारी जिया फाइट कर रही थी और इस जगह से हम कई सारे एक्सप्लोजन्स को देख सकते हैं। अभी मोया और चीशान के कंबाइंड अटैक्स की वजह से जिया काफी मेजरेबल सी लग रही थी। हालांकि हमारी जिया की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग थी, लेकिन इस मोया ने एक ऐसी स्किल को प्रैक्टिस किया था जिससे वो ब्रूट स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकता है। इस वजह से हमारी जिया के अटैक्स काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाते थे और बार बार ऐसे सीन को फील करके जिया काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके फिस्ट किसी कॉटन बॉल पे लग रहे हैं। वहीं पर जैसे ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती थी वो चीशन जिया के ऊपर अटैक कर देता था। इस वजह से हमारी जिया यहाँ पे थोड़ी सी डिसएडवांटेज में आ जाती है। अगर उन दोनों को जिया की भयानक ब्रूट स्ट्रेंथ से डर नहीं लग रहा होता तो शायद जिया अभी तक हार भी गई होती। हम देखते हैं जिया के फिस्ट को मोया से टकराते हुए, लेकिन मोया ने अपनी बॉडी को अजीब तरीके से ट्विस्ट कर दिया था जिससे जिया के पंच का फोर्स एकदम डिसिपेट हो जाता है। वहीं पे साइड में खड़ी चीशन को यहाँ पे एक ओपनिंग दिखाई दे गई थी जिसे देख के वो एकदम आगे की तरफ शूट हो गया था। हम देखते हैं चीशन के शोल्डर्स को जिया से टकराते हुए। इस कोलिजन की वजह से हम जिया को कुछ स्टेप्स को पीछे लेते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो फाइनली अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करती है। और अभी जिया के होठों के कॉर्नर से थोड़ा सा ब्लड भी लीक हो रहा था जिसे वाइप करके वो दोबारा से उन्हें घूरना शुरू कर देती है। हम जिया की आंखों में एक पर्पल एनर्जी को घूमते हुए देखते हैं। इस समय जियान फुल से जिया की तरफ आगे आ रहा था और इस चीज को डिटेक्ट करके वो पीछे मुड़ के कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इस वजह से तुम नीचे जाके और लोगों की हेल्प कर सकते हो। अभी हमारी जिया की फेस पे वो क्यूट सी स्माइल नहीं थी, बल्कि हमें दिखाई देती है एक सीरियसनेस और स्टबर्ननेस जो कि लगता है सीधी उसकी मिस्टीरियस ब्लड लाइन से आई है। अब जिया का ये शब्द सुन के जियान थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो गया था। जब वो जिया के फेस को दोबारा से ध्यान से देखता है तो अब जिया की आंखों में वो मैच्योरिटी देख पा रहा था। अभी जिया एक ऐसी बीस्ट किंग लग रही थी जो अपने आत्मसम्मान को बिल्कुल भी ठेस पहुंचने नहीं दे सकती। अब खैर यहाँ पे जियान भी जिया की इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करता, वो पीछे मुड़ के बस कहता है यस। जियान क्लियरली जानता था कि जिया के अंदर कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ छिपी हुई है और कहीं वो एनर्जी बाहर आ जाती है तो हमारी जिया एक जेन्युइन डाउजोंग से भी फाइट कर सकती है। तभी हमारा ध्यान जाता है मोया और चीशेन पे। जब जिया के ये शब्द वो दोनों सुनते हैं तो उन दोनों को समझ में आ गया था कि जियान ने डीमन फ्लेम वैली के तीनों एल्डर्स को मार दिया है और इस बात को रियलाइज करके उनके फेस एकदम चेंज हो गए थे क्योंकि उन तीनों के ग्रुप में एक तो हाफ दोजोंग था और बाकी दो थे पीक ऑफ दो हुआंग क्लास में। तो आखिर जियान ने इस फीट को कैसे अचीव किया? बिकॉज जियान की स्ट्रेंथ क्लियरली 4 स्टार दो हुआंग पे है। हम अभी मोया और चीशन की आंखों में एक डीप शॉक को देख सकते हैं और इस शॉक के साथ था एक डर। वो अपने आप को लकी मान रहे थे कि उनकी फाइट जियान से नहीं होती है। मोया चीशन की तरफ देख के कहता है कि चलो सबसे पहले हम इस छोटी सी लड़की को कैप्चर कर लेते हैं, जिससे हम जियान को फोर्स कर देंगे कि वो हमें बोधिसत्व बॉय ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा दे दे। और ऑफ कोर्स यहाँ पे वो जोंग ब्रेकिंग पिल के बारे में नहीं बोला था। ये सुन के चीशन थोड़ा सा स्टार्टल्ड तो हो गया था, लेकिन फाइनली वो भी नॉड कर देता है। अब भले ये तरीका गिरा हुआ हो पर इस सिचुएशन में उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। साथ ही में इन दोनों को भी छोटी लड़की से डील करने में इतनी आसानी नहीं हो रही थी क्योंकि जिया की फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ ने इनका काम कई बार तमाम कर दिया था। अब खैर जब तक मोया और चीशन ये सब डिस्कशन कर रहे होते हैं तभी हमारा ध्यान जाता है जिया के ऊपर, जिसकी बॉडी को एक पर्पल कलर की लाइट ने कवर कर लिया था और इस पर्पल ग्लो के इन्फ्लुएंस में आके जिया की पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। हमें सुनाई देता है एक चीज साउंड क्योंकि अब जिया की पूरी बॉडी में पर्पल क्रैक लाइंस फैलती जा रही थी और 1 सेकंड के बाद ही जियान की स्टंट
आंखों के सामने जिया बड़ी हो जाती है, मतलब बड़ी वाली बड़ी हो जाती है, क्योंकि अब उसके वो पर्पल बाल भी बड़े हो चुके थे। अब खैर बाकी का मामला तो तुम समझ ही सकते हो। जो ये इंसान जियान के सामने अपीयर हुआ था वो पुरानी जिया से बिल्कुल ही मैच नहीं खा रहा था। अब नोवेल में तो जिया की ब्यूटी एकदम खतरनाक लेवल की बताई गई है, बट BTTH वालों ने जाने क्या कर रखा है। खैर बेसिकली जिया एकदम फुल मेच्योरिटी वाली वाइब दे रही थी, और जिया की इस अपीयरेंस को जियान ने पहली बार देखा था, क्योंकि जब जिया उस छोटी सी वैली में इवॉल्व हुई थी तब वो जियान के सामने एकदम नेकेड अपीयर होती है। ऑफ कोर्स जियान ने जो भी वहां पे देखा था वो भी अमेजिंग था, लेकिन ये सीन जियान के दिमाग को एकदम छप जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जिया की आंखें एकदम पर्पल हो जाती हैं, जो कि सीधा मोया और चीशेन को देखने लगी थी। वहीं पे हमारी मिच्योर जिया के फेस पे थी एक कोल्ड स्माइल, और जैसे जिया अपने विंग्स को फ्लैप करती है वो एकदम लाइटनिंग स्पीड से मोया के सामने अपीयर हो गई थी, जिसके बाद बिना कोई फैंसी मूव के साथ वो अपनी लात को घुमा देती है। अब जिया की ये किक इतनी ज्यादा फोर्स के साथ आगे बढ़ रही थी कि सामने की एयर एकदम बीच में से फट जाती है। जिया की इस फाइटिंग स्ट्रेंथ को देख के मोया का एक्सप्रेशन भी एकदम अगली हो गया था, क्योंकि अब ये स्ट्रेंथ पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। वो फटाक से अपनी पुरानी टेक्निक को दोबारा से यूज करने लगता है, लेकिन इस बार उसे वो रिजल्ट नहीं मिलने वाले थे जो उससे पहले मिलते थे, क्योंकि जब जिया की वो लात मोया के हाथ से कांटेक्ट करती है तो जिया की इस लात ने उसकी वो रिड्यूसिंग स्किल को ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद ही पूरी की पूरी फोर्स मोया की बॉडी में एंटर होती है और हमें सुनाई देता है क्रीक वाला साउंड, क्योंकि इस कोलिजन के बाद मोया के हाथों से एकदम हड्डियों की चटकने की आवाज आने लगी थी और उसका एक्सप्रेशन एकदम डिस्टॉर्टेड हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं मोया के मुंह से काफी ज्यादा खून को बाहर आते हुए, और उसकी बॉडी तो कैनन बॉल की तरह पीछे की तरफ शूट हो जाती है, जिसके बाद फाइनली वो फॉरेस्ट में जाके कोलाइड होता है। जिया की इस किक के पीछे इतनी खतरनाक फोर्स थी कि इससे बनी रिपल से आसपास के पेड़ उखड़ जाते हैं। इस समय जिया ने पूरे के पूरे सीन को बड़े ध्यान से देख रहा था, जहाँ पे हमारी जिया ने मोया को बस एक ही लात में डेड डॉग बना दिया है। ये देख के जियान भी एक लंबी सी सांस लेता है। वहीं पे वो जिया को थंब का साइन दिखाना नहीं भूला था। अब खैर यहाँ पे जियान के पास भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं था, क्योंकि नीचे बैटल फील्ड में फाइटिंग काफी तक केओटिक हो गई थी, और हानफेंग, मो शिंगटियान, सूचियान और लिटिल फेई डॉक्टर के बीच की फाइट में भी काफी तक खतरनाक रिपल्स रिलीज हो रही थी। जब भी ये दो जोंग लेवल के वॉरियर्स एक दूसरे में टकराते तो हम इसके आसपास काफी तक स्पेस को डिस्टॉर्ट होते हुए देख सकते हैं, और एनर्जी रिपल्स के पास जाने का मतलब था मौत, जिस वजह से ऑर्डिनरी वॉरियर्स यहाँ से दूर कर लिए थे। जब जियान का ध्यान मो शिंगटियान और लिटिल फेई डॉक्टर की फाइट के बीच में जाता है तो हम देखते हैं उसे अपनी आईब्राउज को नेट करते हुए, क्योंकि इन दोनों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा सिमिलर थी, लेकिन अपनी पॉइजनस स्किल्स का यूज करके लिटिल फेई डॉक्टर ने एडवांटेज को हासिल कर लिया था। इस वजह से इस बैटल के बारे में जियान चिंता करना बंद कर देता है, क्योंकि भले ये दोनों 4 स्टार दोजोंग हो, लेकिन लिटिल फेई डॉक्टर ने कभी भी किलिंग मूव को बचा के रखा है, जो कि थी उसकी वोफुल पॉइजन बॉडी। अगर लिटिल फेई डॉक्टर इससे यूज करती है तो मो शिंगटियान का तो काम तमाम समझो ही। पर वहीं पे फर्स्ट एल्डर सूचियान की बैटल कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि फर्स्ट एल्डर सूचियान की स्ट्रेंथ के बारे में बात करी जाए तो वो मो शिंगटियान और लिटिल फेई डॉक्टर दोनों से वीक थे, क्योंकि जहाँ तक जियान को याद है इनकी स्ट्रेंथ 2 स्टार दोजोंग पे थी, लेकिन जब जियान दोबारा से इन्हें मिलता है तो अब ये पहुंच चुके थे 3 स्टार दोजोंग के पीक पे। अब पुराने वाले हानफेंग से डील करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस सीन ये कि चीजें बदल चुकी हैं, क्योंकि जियान के हाथों से मरने के बाद हानफेंग की स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं होती, बल्कि अब वो मो शिंगटियान जैसे सीनियर दोजोंग के कंपेरेबल हो गया है। इस वजह से फर्स्ट एल्डर सूचियान भी यहाँ पे डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। अब खैर एल्डर सूचियान से हानफेंग भले ही थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी मारना भी उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था, और अगर ऐसा वो करना चाहता भी है तो उसे डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्राइस को पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोजोंग के बीच में एक लाइफ और डेथ बैटल नहीं होती है तो ऐसी फाइट्स तो बहुत ही लंबे टाइम तक चल सकती हैं। और तो और हानफेंग और सूचियान के बीच में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस था, तो अगर कोई आउटसाइडर इंटरवीन नहीं करता है इन दोनों के बीच की फाइट डेफिनेटली लंबे समय तक जाने वाली थी। हम देखते हैं जियान को हानफेंग को स्कैन करते हुए, जो कि एल्डर सूचियान को डिसएडवांटेज में पहुंचा के काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। जियान बड़बड़ाते हुए कहता है कि लगता है हॉल ऑफ सोल ने इसे काफी ज्यादा हेल्प करी है, बस ये बात क्लियर नहीं है क्या ये हानफेंग अभी मेरे एंग्री बुद्धा लोटस को झेल सकता है। तभी मैं सुनाई देता है एक बैंग वाला साउंड, जहाँ पे ये दोनों फिगर्स बहुत ही तेजी से एक दूसरे में टकरा गए थे। खैर जैसे ये दोनों एक दूसरे में कोलाइड होते हैं हम इन दोनों को फटाक से विड्रॉ करते हुए देखते हैं। बस इनमें से एक इंसान की फुटस्टेप्स काफी ज्यादा क्योटिक लग रहे थे, क्लियरली इस कोलिजन में उसने थोड़ा सा सफर किया था। हानफेंग अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करके फर्स्ट एल्डर सूचियान को कोल्डली देखने लगता है, क्योंकि एल्डर सूचियान ने अभी अपनी बॉडी को स्टेबलाइज नहीं कर पाया था। हानफेंग कहता है फर्स्ट एल्डर सूचियान क्या तुमने मुझे वो पुराना वाला हानफेंग तो नहीं समझ रखा है। अब भले एल्डर सूचियान यहाँ पे थोड़े से डिसएडवांटेज में चले गए हों, लेकिन अभी उनका दिमाग उतना ही ठंडा था। वो रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड बात है कि पिछले कुछ सालों में तुम्हारी स्ट्रेंथ इस लेवल पे पहुंच चुकी है, लेकिन अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हारी छोटी मोटी टैक्टिक्स मेरे खिलाफ बिल्कुल काम नहीं करेंगी। हानफेंग अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि बुड्ढे मैं तो बस तेरे साथ खेल रहा हूँ, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि मेरे पास बस इतनी छोटी सी टैक्टिक्स हैं? अगर मैंने अपनी सी हार्ट फ्लेम को नहीं लूज किया होता तो तुझे तो मैं एकदम चींटी की तरह मसल के रख देता। अब खैर हानफेंग इससे आगे और कुछ बोल पाता, वो फील करता है अपने पीछे से एक हॉट फ्लक्चुएशन को। इस एनर्जी फ्लक्चुएशन की पावर को सेंस करके हानफेंग का एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गया था। जब वो अपना सर पीछे की तरफ घुमाता है तो उसकी आंखें एकदम
श्रिंक हो गई थी। हानफेंग कहता है जियान, क्योंकि इस समय एक यंग मैन अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहा था, जिसके बाद वो हानफेंग के सामने आके हवा में सस्पेंड हो जाता है और हम उसके दोनों हाथों में अलग अलग हेवली फ्लेम्स को देख सकते हैं और ये फ्लेम्स बहुत ज्यादा वाइल्ड और फ्राइटनिंग एनर्जी को रिलीज कर रही थी। अब इस सिचुएशन से हानफेंग बिल्कुल अनफेमिलियर नहीं था, क्योंकि पिछली बार भी जियान की हेवली फ्लेम ने हानफेंग को इंजर्ड किया था। ऑफ कोर्स जियान ने वहाँ पे अपनी भयानक सी टेक्निक को यूज किया था, जिसमें यूज करी गई थी हेवली फ्लेम्स। अब क्योंकि जियान की इस टेक्निक की वजह से हानफेंग को अपनी बॉडी लूज करनी पड़ी, तो जब वो जियान के इस एक्शन को दोबारा देखता है, हम देखते हैं उसकी बॉडी एकदम कांपते हुए, क्योंकि जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को वो अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुका है, जो कि इवन एक एलीट दोजोंग को भी डैमेज कर सकती है। अब जब हानफेंग ने जियान के इन एक्शंस को सेंस किया था, तभी जो मोशिंगटियन लिटिल फेई डॉक्टर से फाइट कर रहा था वो भी इसे सेंस कर लेता है, और खासकर जब उसका ध्यान जियान के हाथों में उस एनर्जी पे जाता है तो उसका पूरा एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गया था। अब क्योंकि लिटिल फेई डॉक्टर के साथ उसकी इंटेंस बैटल चल रही है, तो उसके पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं था। वहीं पे अगर जियान आके इस बैटल को ज्वाइन कर लेता है तो उसके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। मोशिंगटियन तेजी से चिल्लाते हुए कहता है हानफेंग इसे रोको, क्योंकि जब मोशिंगटियन ये इमेजिन करता है कि जियान ने अपनी इस फ्राइटिंग टेक्निक से उसके ऊपर सीक्रेटली अटैक कर दिया है, तो इस बात से तो उसकी बॉडी भी एकदम कांप जाती है और हमारे शाओशियन की वजह से वो यहाँ पे बस चिल्ला ही सकता था। मोशिंगटियन की यह आवाज सुन के हानफेंग की फेस मसल्स भी ट्विच करने लगी थी। वो अपनी दांती मीचते हुए कहता है कि ये फंगियान और वो दोनों एल्डर्स एकदम यूजलेस निकले, क्योंकि ये एक इंसान को थोड़ी देर के लिए डिले भी नहीं कर सकते। और ये कहने के साथ ही वो जियान की तरफ बढ़ने लगता है। अब हानफेंग के ऐसे एक्शंस को देख के एल्डर सूचियन हंसने लगते हैं। वो कहते हैं हानफेंग तुमने मुझे क्या इल्यूजनरी समझ रखा है। एल्डर सूचियन की बात सुन के हानफेंग का एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो गया था। वो अपनी दुकी का एक पिलर बना के उनकी तरफ शूट कर देता है। हानफेंग चिल्लाते हुए कहता है कि बुड्ढे तू मर नहीं सकता है तो मेरे सामने से गेट लॉस्ट हो जा। तभी हमारा ध्यान जाता है एल्डर सूचियन पे, जिनके एक इशारे पे उनके कपड़ों की स्लीव्स एकदम मेटल में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जिसे वो उस दुकी पिलर में स्मैश कर देते हैं और यहाँ पे दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन। लेकिन हानफेंग के इस अटैक को एल्डर सूचियन ने इस बार डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो एक स्माइल के साथ कहते हैं कि हानफेंग मेरे लिए तुम्हें हराना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन अगर मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहता हूँ तो ये बात मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। और ये कहने के साथ ही वो पूरी स्पीड से हानफेंग की तरफ शूट हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन में खुद को पाके हानफेंग चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वो भी अपनी दुकी को पूरी तरीके से रिलीज कर देता है। हम उसकी दुकी से बने हुए एक बहुत ही बड़े पिलर को देख सकते हैं, जिसका साइज 100 फीट से ज्यादा चला गया होगा। इस दुकी पिलर की एनर्जी वेव्स की वजह से आसपास के माउंटेन्स भी क्रैक हो जाते हैं। अब क्योंकि ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी, तो इसकी एनर्जी को कई सारे लोग सेंस कर लेते हैं। थोड़ी सी देर बाद हम ब्लैक कॉर्नर रीजन के कई एक्सपर्ट्स को यहाँ पे आते हुए देखते हैं, लेकिन जब उन्हें इस बैटल के लेवल के बारे में समझ में आता है तो फटाक से कई लोग विड्रॉ भी करने लगे थे, क्योंकि इस लेवल की बैटल में अगर वो पार्टिसिपेट करते भी हैं तो इसमें डेफिनेटली इन्हें फायदा तो कुछ होने वाला है नहीं, और साथ ही में जो जान जाने का खतरा है उसे तुम ब्याजी समझ लो। अब जितनी इस बैटल की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी, यहाँ पे उतने ज्यादा लोग भी इकट्ठे होते जा रहे थे। इस बैटल को विटनेस करने के बाद कई लोगों को कुछ बातें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि बस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा एक ऐसी चीज है जिसके पीछे इतने सारे दोजोंग लेवल के फाइटर्स हाथ धो के पड़ सकते हैं। अब कुछ लोग तो इस कारण को समझ के अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे, पर जो लोग अभी भी अपनी ग्रीड को नहीं संभाल पा रहे थे उनका ध्यान रख रही थी इस बैटल की एनर्जी वेव्स, क्योंकि इतनी खतरनाक रिपल्स को फील करके उनकी फटके चार हो गई थी। अब वो चाहे कितना भी इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को चाहते हो, पर यहाँ पे सारे के सारे लोग एकदम ऑब्जर्वर बन गए थे। अब खैर इस लेवल की फाइट्स भी रोज रोज देखने को नहीं मिलती। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान के ऊपर, जिसका पूरा अटेंशन अपनी हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल करने के ऊपर था, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ के साथ जियान दो हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करने में काफी ज्यादा अडेप्ट हो गया था, क्योंकि अब उसके अंदर वो फीलिंग कभी नहीं आती थी जिससे चीजें उसके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हो। इस वजह से जियान की पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से ये दोनों फ्लेमें भी कंबाइन होना शुरू हो जाती हैं। तभी हमें सुनाई देता है एक बैंग वाला साउंड। हमें दिखाई देती है एक फिगर जो कि इस तरीके से अपीयर हुई थी जैसे वो आसमान को चीर के यहाँ पे आई हो। और ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है हमारी जिया की। हम देखते हैं उसे अपने पाम अटैक को यूज करते हुए, लेकिन इससे पहले जिया का अटैक अराइव होता, इसकी एनर्जी ने ऑलरेडी चीशेन के फेस पे एक तमाचा मार दिया था और हमें सुनाई देता है एक ग्रग वाला साउंड। ऑफ कोर्स यहाँ पे चीशेन भी अपने मुंह से खून फेंक रहा था। वहीं पे उसका चेस्ट तो ऐसे पिचक चुका था जैसे कि कार के बोनेट को एक बड़े से हैमर से मारा गया हो। अब जिया के इस हैवी ब्लो की वजह से चीशेन एकदम सीरियसली इंजर्ड हो गया था। हम उसकी बॉडी को एकदम मीटेरॉइड की तरह पीछे जाते हुए देखते हैं, जो कि कई पेड़ों को तोड़ते हुए उस माउंटेन रेंज में घुस जाती है। खैर चीशेन को एक पाम अटैक में डिफीट करने के बाद हमारी जिया भी एक गहरी सी सांस लेती है। उसी के साथ यहाँ पे कुछ हिलने डुलने की बात भी लिखी गई है, पर खैर उसको मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। हम देखते हैं जिया के आसपास पर्पल ग्लो को बढ़ते हुए, और नेक्स्ट ही मूवमेंट में उसकी वो बॉडी श्रिंक होने लगी थी और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो मैच्योर वुमन छोटी सी जिया में चेंज हो जाती है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के लोग एकदम स्टन्ड रह गए थे। वहीं पे जब जिया अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस में आती है तो अभी उसका फेस भी थोड़ा सा पेल पड़ चुका था। क्लियरली इस ट्रांसफॉर्मेशन से वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है। हम उसे अपने माथे से पसीने को पहुंचते हुए भी देखते हैं, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है जियान के ऊपर। इस समय जियान की वो दोनों अलग अलग रंगों की फ्लेम्स मर्ज हो चुकी थी और हमें दिखाई देता
देखता है जियान के हाथों में एक फायर लोटस। वेल एक्चुअली में जियान के हाथ के ऊपर ये फ्लोट कर रहा था और भाई इसकी ब्यूटी के तो क्या ही कहने। खैर इस एंग्री बुद्धा लोटस को आप हेल गार्डन के बैकग्राउंड इमेज में भी देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर की एनर्जी को बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन को क्रिएट कर सकती थी। अब क्योंकि फाइनली इस फायर लोटस ने शेप ले लिया था तो जियान भी इसे देख के काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहा था। तभी जियान का ध्यान भी चला जाता है हमारी जिया के ऊपर। अब क्योंकि हमारी जिया का चेहरा थोड़ा सा सफेद पड़ चुका था तो जियान करता है अपनी फिंगर को फ्लिक, जिससे एक मेडिसिनल पिल जिया की तरफ शूट हो जाती है। इस पिल को जिया बिना किसी हेजिटेशन के खा लेती है और अब वो अपीयर हो चुकी थी जियान के साइड में। अभी हमारी जिया आसपास की सराउंडिंग को काफी ज्यादा ध्यान से स्कैन कर रही थी। तभी जियान उसका सर थपथपाते हुए कहता है कि तुमने सच में आज बहुत अच्छा काम किया। जिसके बाद जियान का ध्यान जाता सीधा मो शिंगटियान और हान फेंग के ऊपर। वो एक डीप आवाज में कहता है कि सेक्ट लीडर मो और हान फेंग, अब तुम दोनों में से इसका मजा कौन चखने वाला है। जियान की आवाज सुन के हान फेंग और मो शिंगटियान के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए थे क्योंकि इन दोनों के अपोनेंट्स बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे, जिस वजह से ये दोनों बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। और अगर जियान अपनी इस फाइटिंग टेक्निक को इनके ऊपर यूज करता है तो सच में इनकी सिचुएशन काफी ज्यादा टेरेबल लग रही है और तब उनके सामने वाले अपोनेंट्स को भी मौका मिल सकता है, जिससे एक फेटल अटैक को रिसीव करना भी कोई आउट ऑफ द क्वेश्चन बात नहीं है। हम देखते हैं मो शिंगटियान को फटाक से लिटिल फेई डॉक्टर से थोड़ी दूर जाते हुए, जिसके बाद वो जियान की तरफ देख के एक सूखी सी स्माइल के साथ कहता है कि सेक्ट लीडर शाओ आपको इतनी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो चुपके से आसपास की कंडीशन को भी चेक करता है और जब उसे डीमन फ्लेम वैली के वो तीनों एल्डर्स नहीं दिखाई देते तो उसके दिल को भी एक सदमा लग गया था क्योंकि लगता है अब उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई है। मो शिंगटियान ऑलरेडी लिटिल फेई डॉक्टर को संभाल नहीं पा रहा है और अगर वहीं पे जियान अपने ट्रम्प कार्ड का यूज कर देता है तो फिर उसकी भी टाटा बाय बाय हो सकती है। वो अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करते हुए अपने दोनों हाथों को कप करता है। मो शिंगटियान एक गहरी सी सांस लेने के बाद कहता है कि सच में तुम शाओ गेट के चीफ होने के वर्दी हो। आज मैंने भी तुम्हारी इन टेक्निक्स को विटनेस कर दिया है। खैर छोड़ो, हमारा ब्लैक एम्पर सेक्ट इस बैटल में पार्टिसिपेट और नहीं करेगा। मो शिंगटियान के इन शब्दों ने नीचे एक अपरोर क्रिएट कर दिया था, जिसके बाद सबकी शॉक नजरें जाती हैं सीधा जियान के ऊपर क्योंकि इस यंग मैन ने एक एलीट दोजों को भी डरा दिया है और वो भी बस एक सेंटेंस के साथ। इतनी प्रेस्टीज किसी नॉर्मल इंसान की बिल्कुल नहीं हो सकती। और जो लोग जियान की कहानी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे कि शाओ गेट का चीफ वो फ्राइटनिंग एबिलिटीज को पोजेस करता है जिससे एक जेन्युइन दोजों की भी फटती है, और वो सारे के सारे रूमर्स बिल्कुल सही हैं। और ऑफ कोर्स मो शिंगटियान के शब्द हान फेंग के कानों में भी चले गए थे, जिससे उसका एक्सप्रेशन एकदम अगली हो गया था क्योंकि अगर मो शिंगटियान लिटिल फेई डॉक्टर से डील करना बंद कर देता है तो फिर उसे अकेली दोनों दोजों से फाइट करनी पड़ेगी और साथ ही में पीछे से झपट्टा मारने के लिए हमारा जियान रेडी है। अब खैर क्या ये मो शिंगटियान एक्चुअली में विड्रॉ करने वाला है या फिर बस वो यहाँ पे बहाने बना रहा है। और मान लेते हैं ब्लैक एम्पर सेक्ट इस फाइट से विड्रॉ करता है तो फिर हान फेंग के पास क्या कोई और ट्रम्प कार्ड्स बचे हुए हैं या फिर जियान इस हान फेंग को मार मार के दोबारा से बिल्ली बना देगा। ये सब हम जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। खैर तुम्हें चिंता करने की जरूरत है नहीं क्योंकि तुम्हारा भाई टाइम पे ये एपिसोड लेके आ जाएगा। तो जो लोग नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे तुम आगे आने वाले एपिसोड्स को बिल्कुल मिस नहीं करोगे। खैर ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और बिलीव मी और नॉट इस आधे घंटे की रिकॉर्डिंग के लिए तुम्हारे भाई को 4 घंटे से ज्यादा लग चुके हैं क्योंकि सीन ऐसा होता है कि जब हम क्लियर एक्सप्लेनेशन करते हैं तो कई बार बीच में गलतियां भी हो जाती हैं जिस वजह से हमें कई बार करेक्शन भी करना पड़ता है। अब खैर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई हलवा की तरह नहीं है और दूसरा रीजन ये है कि BDTI जैसी शानदार स्टोरी को तुम इतनी जल्दी क्यों खत्म करवाना चाहते हो। ऑनेस्टली जब मैंने पहली बार रीड करके इसे खत्म किया था तो मेरा तो एकदम दिल टूट गया था। सो चीजों को थोड़ा सा आराम से लेके चलते हैं जिससे क्वालिटी भी इम्प्रूव हो और हमें मजा भी आए और आप अपने बाकी कामों पे भी फोकस कर पाओ। खैर तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में जरूर लिखना और अगर इससे पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो क्योंकि राइट साइड में आपको अगला एपिसोड मिल जाएगा। तो मिलते हैं वीडियो के इस बार, तब तक अपने आसपास सफाई रखो एंड टाटा बाय बाय।